संबंध में स्नेह का भाव नहीं हो एक दूसरे के लिए ना, तो बहुत बार ऐसा दिखता है कि अगर आपके ऑफिस की टाइमिंग या जिस कॉरपोरेट में आप काम कर रहे हैं उसकी टाइमिंग 9 बजे से 5 बजे की हो ना, तो जो मैनेजमेंट टीम होती है वो अटेंडेंस में देखती है 9 बजे आई कि नहीं आई, ठीक है। और अगर आपने 9 का 9:05 कर दिया तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। जो एम्प्लॉयर है ना वो 9 का 9:05 हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। और जो वो है ना जो काम करने के लिए आया है उसको अगर आप देखेंगे ना, मतलब मैनेजमेंट को 9 का 9:05 होने में प्रॉब्लम होता है। जो काम करने वाला है ना उसको शाम का 5 का 5:05 हो जाए तब प्रॉब्लम होता है कि नहीं? देखें सिस्टम में दिखाई देगा कहीं भी आपको, देखा है सही बोल रहे हैं। तो स्नेह के भाव का मतलब क्या है? दोनों को देखेंगे कि कोई एक देखेंगे? तो अगर आप मैनेजमेंट हैं तो दोनों देखना शुरू करें, अगर आप काम करने वाले हैं तो भी दोनों देखना शुरू करें। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मेरे गाइड यूएस गए, लगभग मुझे लगता है 6 महीने के लिए होंगे बाहर। लौट के आए, कह रहे हैं यूनो श्याम, वहाँ की ऑफिस 8 बजे खुल जाती थी। हम लोग सब काम किया करते थे, 8 बजे से शुरू कर देते थे, और यहाँ की ऑफिस की हालत ये है 9 खुलता है, 9:30 खुलता है, किसी किसी दिन 10 भी बज जाता है, ठीक है। मैंने सुना बड़े आराम से, जी सर ठीक बात है, ठीक है। कितने देखो कितने सिंसियर लोग हैं वहाँ, इतना काम करते हैं, ठीक है। जब पूरा उन्होंने बता लिया वहाँ की प्रशंसा में, जिसका सार ये था कि श्याम तुमको 8 बजे आके ऑफिस खोलना चाहिए, ठीक है। मुझे तो यही सुनाई पड़ा, ठीक है। इतना कम्युनिकेशन नहीं आता था तब, लेकिन बेस पकड़ में आता था। तो मैंने एक सिंपल सी 2 सवाल पूछा, हमको भी थोड़ी सूचना थी वहाँ के बारे में। मैंने पूछा सर जाते कितने बजे? फिर चुप हो गए, क्योंकि वहाँ ऑफिस बंद हो जाता 4 बजे, ठीक है। हम बैठे रहते थे 7 बजे तक, कभी कभी तो 7:30 8 भी पीएचडी वालों को बच जाते। 7:30 8 तो छोड़िए, रात में काम किए हैं जी, 1 बजे 2 बजे 3 बजे। हमारे यहाँ तो पीएचडी वालों की हालत ये होती है कि आखिरी के 6 महीने लैब में सोते हैं, तो बेड ही वहीं रहता हमारा आखिरी के 6 महीने, ज़्यादातर का। कम से कम मेरे समय में तो यही स्थिति थी कि लैब में सो करके रात बिताएं जी, एक्सपेरिमेंट लगा के। तो वो टाइम तो दिखता है कि यहाँ की लैब 9:30 खुल रही है, 10 खुल रही है। ये नहीं दिखता है कि बंद भी 7 बजे हो रही है, 8 बजे हो रही है, या रात में भी खुली हुई है। ऐसे ही हमने दूसरा सिंपल पूछा, सर सैटरडे संडे को क्या होता है? ठीक है। तो वहाँ आप ढूंढे मिल लीजिए किसी को, सैटरडे संडे नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारे लैब की स्थिति यह है कि सैटरडे तो खुलेगा ही, ठीक है। संडे को भी आपको गाइड की अपेक्षा तो ये रहती है कि बुलाएं। मैं जब शुरू में ज्वाइन किया था तो बीटेक के दौरान सैटरडे संडे कोई नहीं पूछता था, मुझे भी, ठीक है। तो हम सैटरडे संडे संस्थान चले जाते थे, या जो हमारे सर थे गणेश बागड़िया जी, उनके यहाँ चले जाते थे। तो पीएचडी भी हुई तो हम संडे चले गए, हमारे गाइड हमको ढूंढते हुए संस्थान आ गए संडे को संडे को संस्थान आ गए, तो कहा तो कुछ नहीं, क्योंकि ऑफिशियली संडे छुट्टी है तो क्या कह सकते हैं, लेकिन ढूंढते हुए आ गए संस्थान। और जबकि हमारा संस्थान जो है वो आईआईटी से कम 8 किलोमीटर दूर होगा ना। वो 8 किलोमीटर अपनी पत्नी के साथ ड्राइव करते हुए आ गए हमारे। तो ये दोनों छोर देखेंगे तभी तो स्नेह के भाव का मतलब होगा। एक छोर देखेंगे दूसरा छोर नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? घर में भी ऐसे ही होता है, हमको हमारा कंट्रीब्यूशन दिखता है, अगले का नहीं दिखता है। जो मैं शुरू से बात कह रहा था ना, हमारा कंट्रीब्यूशन दिखता है, अगले का नहीं दिखता है। अगले को अपना कंट्रीब्यूशन दिखता है, हमारा नहीं दिखता है। चीज़ें ऐसे फंस जाती हैं। स्नेह के भाव का क्या मतलब होगा? अपना और आपका दोनों का कंट्रीब्यूशन देखें, या अपना देखें अगले पे आंख मूंद लें।
पीछे माइक दे दीजिएगा प्लीज़। जी भैया आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्पीकर में ठीक नहीं है। हाँ वो नहीं भैया आपने जो स्टार्टिंग उदाहरण लगता दिया है तो फिर आवाज कम हो जाता है। कि अगर किसी व्यक्ति के मन में स्नेह का भाव है तो 9-5 हो जाए तो उसको दिक्कत नहीं है, और स्नेह का अभाव है तो 9-5 हो गया तो उसको दिक्कत हो सकती है। मन में ये विचार आता है कि हो सकता है कि उस व्यक्ति के मन में स्नेह का भाव हो, किंतु वो अनुशासन की उसकी चाहत हो, मेरे सभी एम्प्लॉय समय पर आए, इसीलिए उसको 9-5 पर दिक्कत हो रही। तो यह दृष्टिकोण हो सकता है या उसको स्नेह की दृष्टि से ही देखना चाहिए? दो बात मैं कहूँगा इस पर। एक तो ये कि 9-5 में अगर दिक्कत है तो 5-5 का एप्रिसिएशन भी होना जरूरी है कि नहीं? 9-5 में अगर हमको दिक्कत हो रही है, हम कुछ कह रहे हैं, तो 5-5 का एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन होना बनता है कि नहीं, या उसको ग्रांटेड लेंगे? पार्ट 1 समझ में आया? बढ़िया। पार्ट 2 ये है कि अगर 9 का 9-5 हो रहा है और 5 बजे ही चला जा रहा है तो उसको बोलेंगे कैसे? वो हिस्सा ये है कि हम अगले को ब्लेम करने से, कंप्लेन करने से, नालायक बताने से, कटघरे में खड़ा करने से शुरू करेंगे, या अपनी नीड को, अपनी फीलिंग को, अपनी आवश्यकता को, अपनी ज़रूरतों को बताने से शुरू करेंगे? और जजमेंट बोलेंगे कि ऑब्जर्वेशन बोलेंगे? होता यह है कि हम 3 दिन अगर लेट आते हैं ना, 9 के बदले 9-5, शुरू यहाँ से होता है, आजकल काम में तुम्हारा मन नहीं लगता है, ठीक है? और कहना हो इंक्रीमेंट के टाइम पर कठिनाई हो सकती है, शुरू ही यहीं से होता है कथा। ऐसे बताओ कब तक चलेगा? कि हमको लगता है हम बात कर रहे हैं, हमको लगता है हम समझा रहे हैं, हमको दिखना जरूरी है कि ऐसा कोई आपको समझाता है तो कैसा लगता है, तब पता चलता है कि ये लठ मारने का डिजाइन है। दूसरे तक जब तक के बोल रहे होते हैं ना ऐसा सीधा, नहीं पता चलता बहुत बार। इसीलिए हमने सुनने से शुरू किया कि सुनने में देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या बात हमको चोट लगती है, उसका जनरल स्टेटमेंट होता है। क्या क्या बात से मुझे चोट लगती है ना, तो जनरल स्टेटमेंट होता है कि मानव को इन चीज़ों से चोट लगती है। फिर स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है कि अगले को इन चीज़ों से चोट लगती है, चोट लगती है। बढ़िया। तो इसमें आगे देखेंगे ना, तो आज के दिन बताने की जगह पूछने से शुरू करना एक अच्छा ऑप्शन है। बताने का काम आप तब शुरू कर सकते हैं जब अगले ने स्वीकार ही लिया है कि आपके हिसाब से चलेंगे, तब तो आप बताने से शुरू कर सकते हैं। जैसे माइक उनके हाथ में है, उन्होंने स्वीकार रखा है कि करेंगे, तो हम कह भी सकते हैं कि भैया उनको माइक दे दीजिए। उनकी स्वीकृति होनी जरूरी है। अगर वो स्वीकृति नहीं है तो सवाल पूछने से ही शुरू करना पड़ेगा, भैया आप माइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं क्या, कि नहीं? हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पहले हो गया है, स्वीकृति हो गई है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि भैया माइक ले लीजिए। नहीं हुआ है तो पूछने से शुरू होगा, भैया माइक ले सकते हैं क्या? ऐसे ही जजमेंट के बदले ऑब्जर्वेशन के तो उदाहरण दे ही दिया मैंने, ठीक है? कि अगर 9 का 9-5 हो रहा है तो काम में मन नहीं लग रहा है, इसे शुरू करते हैं ना, तो ये एक पजल हो जाता है अगले को सॉल्व करने के लिए। या तो आपने अपने एम्प्लॉय को ये करवा रखा हो संवाद के वर्कशॉप की, आपके पजल को सॉल्व करके फिल्टर करके सुने, नहीं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर जजमेंट करना ही होता है ना, तो आप ऐसे हैं कि जगह मुझे ऐसा लगता है, जैसे क्लास की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, एक उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ कि यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही, ठीक है? एक तरीका ये है कि श्याम तुम ठीक नहीं चलाते हो क्लास, ठीक है? या श्याम तुम क्लास की व्यवस्था खराब कर रखे हो, ठीक है? हमको लगता है गलत क्या बोल रहे हैं, ठीक है? गलत क्या बोल रहे हैं, हमको कहना भी होता है तो यहाँ से शुरू करना होता है कि मुझे लगता है कि क्लास व्यवस्थित नहीं है, ठीक, या मुझे लगता है कि क्लास की हालत खराब है।
जजमेंट ही है खराब होना, क्योंकि इससे मुझे सुनाई नहीं पड़ता है कि कौन सी चीज़ को लेके आप कह रहे हैं कि खराब है। आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी तब भी खराब कहेंगे, ठीक है। आपके सवालों को मैं नहीं सुन रहा हूँ तब भी खराब कहेंगे, मेरी बात आप तक नहीं पहुँच रही है तब भी खराब कहेंगे, बैठने की कुर्सी ठीक नहीं हो तब भी खराब कहेंगे, ठीक है। आपको लग रहा हो कि अनावश्यक प्रश्न उठ रहा है तब भी खराब कहेंगे, आपको लग रहा है कि बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है तब भी खराब कहेंगे। तो वो पजल सॉल्व करना भी है ना। तो आप ऐसे हैं कि जगह मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्लास खराब चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्स बेकार है, ठीक है। अगर आपको उसका रंग पसंद नहीं आ रहा है ना, तो मुझे लाल रंग पसंद नहीं है यहाँ तो तक फिर भी चलेगा। एक तो रंग में कुछ अपने आप में पसंद नापसंद की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, आप एक स्वेटर लाए हमारे लिए, हम कहते हैं क्या बेकार उठा के ले आए हो, नहीं पसंद आए ना, कहते हैं क्या बेकार उठा के ले आए हो, 1000 रुपया खराब करके आ गए। भाषा क्या बनती है, भाषा ये बनती है कि मुझे ये स्वेटर पसंद नहीं है, या मुझे ये कलर कम्बिनेशन पसंद नहीं है, और स्पेसिफिक भी जाएंगे तो। और बात भी सच्चाई इसी है ना। मैं कभी कभी जब मार्केट जाता हूँ ना, दुकानों में सामान को देखता हूँ, अभी गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए बिजनौर में, उन वैरायटीज़ में से मुझे व्यक्तिगत रूप से 70-80% को देख करके ये लगता है, 70-80% आइटम को देख के ये लगता है कि मैं तो इसको कभी नहीं पहन सकता, मुझे तो ठीक ही नहीं लगता। लेकिन मुझे उसी समय ये बात समझ में आती है कि कोई किसी की ये फर्स्ट चॉइस भी होती होगी जिसको उठा के ले जाता है, क्योंकि 15 दिन बाद वो खाली मिलता है। तो वही स्वेटशर्ट लेने जाइए, वहाँ 40 आपको अगर दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है आपको कोई भी नहीं पसंद आ रहा हो, फिर भी आपको जो लेना है तो कोई एक लेके आ गए, ठीक है। लेकिन उसमें से बहुत सारे होंगे जो लोगों की सारी कंडीशंस के साथ फर्स्ट चॉइस होते हैं और लोग लेके जाते हैं। तो ये जजमेंट करना भी है, पसंद है नापसंद है, अच्छा है बुरा है, तो आप ऐसे हैं, ठीक है, या स्वेटर ऐसा है, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे या मुझे लगता है इसे शुरू करेंगे। ये डिफरेंस समझ में आता है। आपने स्वेटर लाया और मैं अगर ये कहूँ कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये एक बात, तुमको लेने नहीं आता है, ये दूसरी बात। क्या उठा लाए, ये अगला स्टेप है। और हमको लगता है हम गलत क्या बोल रहे हैं इसमें, हमको लगता है हम गलत क्या बोल रहे हैं इसमें, ठीक ही तो कह रहे हैं, क्या उठा के ले आए हो। हम जब बोल रहे होते हैं ना क्या उठा के ले आए हो, पूछ भी दे, ये ब्लू रंग कोई लटका के चलता है क्या, उसके ऊपर ये स्ट्रिप देख रहे हो कैसा लगा हुआ है, ब्लू के ऊपर लाल कोई कम्बिनेशन होता है। हमको ये दिखाई नहीं देता है कि ब्लू के ऊपर लाल कम्बिनेशन किसी को पसंद भी आता है। अब वही कह रहा हूँ, आगे के तो बहुत स्टेप आपको पता ही है कि क्या क्या कह लेते हैं, तो गलतियों का एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक वाला लिस्ट ये है कि मुझे लगता है। जब भी आप कह रहे होते हैं ना कि तुम्हारी मर्जी है इसलिए मैंने किया, तुम्हारे लिए मैंने किया, हमको ऐसा लगता है कि हम बाध्य होकर के किए। दो में से एक बात होता है, जो मैं पहले कह रहा था ना कि ये तो हो सकता है कि किसी ने अपना हाथ पहले बढ़ाया हो, पर हाथ मैंने भी तो दिया है जी, ये हम भूल जाते हैं। हमको लगता है कि अगले ने हाथ पकड़ा है, अजी हाथ मैंने भी तो दिया है। ये पहचानना ज़रूरी है कि हम भी अगर आपकी बात सुन रहे हैं ना, तो निर्णय मेरा है, निर्णय मेरा है कि आपके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, गड्ढे में गिर जाते हैं ना तो कहते हैं तुम गिरा दिए, ठीक है, ये नहीं कहते हैं कि मैंने एक अंधे के पीछे चलने का निर्णय ले लिया। ये अंतर पकड़ में आता है। गड्ढे में गिर जाते हैं ना तो कहते हैं तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा था, तुमने तोड़ दिया। हमको ये नहीं दिखता है कि मेरे जजमेंट में गलती हो गई, मैंने एक अंधे को आंख वाला मान करके उसके पीछे चलना शुरू किया।
ये अपने हिस्से को हम सीधा ब्लॉक कर देते हैं जी। ये देखेंगे ना तो ये दो काम करेगा, एक आपको दूसरे से शिकायत से फ्री कर देगा, दूसरा आपको एम्पावर करता है कि भाई चॉइस मैं आज भी ले सकता हूं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, कुछ बेहतर तरीकों को ढूंढ के उस पर काम करना है। नहीं तो फिर परिस्थितियों का रोना गाना चलता रहता है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम ऐसे धोखेबाज, तुम ऐसे चीटर, तुम ऐसे नालायक, कितना भरोसा किया था तुमने और तुम पता नहीं था तुम ऐसे निकलोगे। भाई ये तो देखो कि तुमको परख नहीं है पहचानने की। मैं तो बार बार कहता रहता हूँ यूथ वर्कशॉप में कि अभी शादी करने जाते ना तो रूप देख के शादी किए थे, पैकेज देख के शादी किए थे। कम से कम हमारे एरिया में तो ऐसा ही होता है ज़्यादातर समय कि लड़कियों का रूप देखा जाता है, लड़कों का पैकेज देखा जाता है। ट्रेडिशनल सिस्टम जो रहा है हमारे यहाँ ऐसा ही रहा है। मैं रूप देख के शादी किए थे तो रूप तो कल भी वही है, अब उसमें ये एक्सपेक्टेशन क्यों जोड़ रहे हैं कि व्यवहार भी ठीक हो, उसमें ये एक्सपेक्टेशन क्यों जोड़ रहे हैं कि सास ससुर की सेवा भी करे। देखने के क्राइटेरियन में तो ये होगा तब ना बात होगी इस पर। लाए किसी क्राइटेरियन से थे, बाद में उसको जांचेंगे किसी और पर, तो भाई फेल तो हो ही सकता है। लाए थे चाकू सब्जी काटने के लिए, कल कह रहे हैं यार इससे लिखा नहीं जा रहा है कॉपी पे। कैसे लिखेगा जी, आप पेन लाए थे क्या? सब्जी काटिए ना, कटेगी तो रूप देखिए ना, अभी भी दिखेगा। पैकेज देखिए ना, बढ़ गया होगा 2 लाख। अब चाकू लाके उससे कलम वाला अपेक्षा रखेंगे तो कैसे चलेगा जी? घिस घिस के थक जाइएगा, पेज और फटेगा। फिर कहते हैं चल नहीं रहा है ठीक से। नहीं, माता जी हंस रही है। आगे चले। नीचे की ये 2 बात ये कह रहे हैं कि बताते समय दूसरे के बारे में अपना निष्कर्ष बताने के बदले, तुम नालायक हो, तुम बेकार हो, ये बताने के बदले अपनी फीलिंग बताने की ज़रूरत होती है। मुझे पीड़ा महसूस होती है। तुम्हें खाना नहीं बनाने आता है, ये एक बात है। मुझे दाल में नमक थोड़ा कम अच्छा लगता है, मुझे दाल में कम नमक अच्छा लगता है, ये दूसरी बात है कि नहीं। या मुझे ये दाल जो है वो स्वास्थ्य को ठीक नहीं लगता, उससे हमको कष्ट होता, पेट दर्द होता, ये दूसरी बात है। तुम हमको मार देना चाहती हो ये करके, ये एक और बात है। और 20 साल में तुमको पता नहीं चला है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। और लास्ट बात वही लिखी है कि डिमांड के बदले रिक्वेस्ट का प्रयोग। क्यों, आप अपने लिए ही देखिए, दबाव दे करके दूसरे से कुछ कराएंगे, ये ठीक है? या दूसरा स्वेच्छा से आपके पास रहे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा? घर के लोग बाध्यतावश आपके साथ रहें, ये आपको अच्छा लगेगा? या स्वेच्छा और प्रसन्नता से आपके साथ रहें तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा? पहचानना जरूरी है। अगला जब डिमांड को रिस्पॉन्ड करता है ना, दबाव महसूस करता है। जब आप मेरे डिमांड को रिस्पॉन्ड करते हैं ना, दबाव महसूस करते हैं। लौट के आपको भी बोलने में डिमांड का ही आदत लगता है, आपको भी लौट के बोलने में डिमांड का ही आदत लगता है। हम जब रिक्वेस्ट से बोलते हैं ना तो आपको चॉइस दिखता है, लौट के आपके बोलने में भी चॉइस आता है। कम से कम पॉसिबिलिटी है आने की, और बच्चे जल्दी पिक कर लेते हैं। तो बच्चों को तो आ ही जाता है, बड़ों को फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बच्चों को तो आ ही जाता है।
इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो एक बार बताइए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। कोर प्रिंसिपल समझ में आया क्या कह रहे हैं? आराम से बताइए, कोई भी प्रश्न हो इस पर। जनरल प्रश्नों पर एक बार के लिए भी नहीं जाएंगे, इस पर कोई प्रश्न हो तो उसको बताइए, रिस्पॉन्ड कर दूँगा। माइक दे दीजिएगा एक बार यहाँ, और फिर भैया को दे दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो बात करने में सामने वाले को ऐसा क्या लगने लगता है कि वो चिल्ला रहा है। जैसे परसों हम और विप्रा जी बात कर रहे थे तो विप्रा जी ने टोक दिया कि भाई साहब चिल्ला क्यों रहे, जबकि मैं तो अपनी बात ही रख रहा था। आवाज़ ऊंची हो गई होगी। आप देखिए ना कब होता है आवाज़ ऊंची, ले जो लहजा टोन शैली है ना, उसमें कुछ दिख रहा होगा जो नॉर्मल नहीं है। कम से कम उनका जो अभ्यास रहा है शुरू से, या तो वो नहीं है, ठीक है, या आप ही 10 मिनट पहले तक जैसा बोल रहे थे अभी वैसा नहीं बोल रहे। टोन चेंज हो जाता है, लहजा चेंज हो जाता है, तरीका बदल जाता है। तो अगला कहता है स्वयं को तो पता ही नहीं चलता कब स्लिप हो गए ऊपर। पहला लाइन, थोड़ी देर रुकें, अपनी स्थिति को ध्यान दे करके सामान्य रखें, फिर बोलना शुरू करें। गो बैक टू स्टेप 1। जी भैया कुछ कह रहे थे। प्रश्न नहीं था, वो इम्पोर्टेंट ये बात है कि जितना अभ्यास करेंगे तब बोलने की शैली आएगी। अभ्यास की ज़रूरत है। सुनने का अभ्यास सबसे पहले जरूरी है, फिर बोलने का भी अभ्यास। बिल्कुल ठीक बात होगा ही। ये ग्रुप में डिस्कशंस इसीलिए करवा रहे हैं कि उसमें कर सकें इसको थोड़ा। आज योग्यता विकास में थोड़ी कमी हो गई है मेरी। नहीं कोई बात नहीं। हाँ पीछे भैया कुछ कह रहे हैं। अभी भी बॉस सेल तो अभी चेंज किए हैं। नहीं इसका खत्म हो गया इसका। अच्छा तो अपने लिए सुविधा यह है कि अपने पास ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी है। अगले को ट्रांसमिट करने नहीं आता है तो हम प्रॉपरली रिसीव कर लेते हैं, और अगले को रिसीव करने कम आता है तो भी हम प्रॉपरली ट्रांसमिट कर लेते हैं। तो सुनते समय कितना भी नॉइज हो उसको फिल्टर कर देते हैं। बोलते समय नॉइज को स्कोप ही नहीं देते हैं सिग्नल में आने का। ये डिफरेंस समझ में आता है? बोलते समय हम नॉइज को स्पेस ही नहीं देते हैं सिग्नल में आने का, और सुनते समय नॉइज कितना भी हो उसको फिल्टर करके सिग्नल को पकड़ने का काम कर लेते हैं। पढ़े होंगे आप में से ज़्यादातर लोग सिग्नल और नॉइज को। जी नमस्ते भाई साहब, जैसे कि अभी भैया ने क्वेश्चन पूछा था, बात सही रखने का तरीका, टोन और शैली। मेरे साथ भी जनरली होता है कि मान लो बहुत ज़्यादा अपनी बात को इफ़ेक्टिव पहुंचाने के संदर्भ में, जैसे हैंड गेस्चर हुआ, टोन थोड़ा सा इस वॉइस की वॉल्यूम बोलने का तेज हुआ, या फिर ये तो स्पीकर से, जैसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बुक में बताते भी हैं कि भाई स्पीकर को थोड़ा मतलब बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल से भी थोड़ा पुट करना। समझ गया। हमको एक ही बात पूछनी है इसमें कि जब आप घर पे इसको प्रयोग करते हैं तो इफ़ेक्टिव हो रहा है कि नहीं, ये तो एक बार देख लीजिए। हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, किया जाए, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। ना मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ही पिच रखें। हमारे आपके कनेक्शन में हमको लगता है कि थोड़ा ज़ोर से बोल के बात पहुँचेगी तो ज़ोर से बोल लेंगे, लेकिन अगर हमारे ज़ोर से बोलने से आप तक चोट पहुँच रही है तो हम रिव्यू करेंगे कि नहीं भाई, ये तरीका मैंने जो सोचा था कि ज़ोर से बोलने से पहुँचता है वो नहीं पहुँच रहा है। भाई साहब, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे स्पीकर को सुना है, लेकिन मैं 7-8 दिन से आपको सुन रहा हूँ, आपकी पूरी पिच सेम है और बहुत इफेक्टिव भी है, मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा। नायक जी कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहना चाहते थे क्या? हाँ माइक दीजिएगा प्लीज़। भैया जी, ये मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है कि जिस
मतलब कई समुदाय में और कई समाज में जजमेंट लेने की स्थिति बालक की, ये बालिका की नहीं होती है, परिवार वाले डिसाइड कर देते हैं। तो उसको ये सिचुएशन में उसको ये गुंजाइश नहीं मिल पाती। जी। जैसे खास करके विवाह के एंगेजमेंट को लेकर के माता पिता या उसके परंपरा में एंगेज कर देते हैं, बाद में फिर उनको बहुत तकलीफ जाती है एक बात, और वो रिश्ते ब्रेक भी होते हैं। जी। उसके बाद में कई बार बच्चे बच्ची जो है इस तरह से आपसी निर्णय ले लेते हैं, और वो बिना माता पिता के। जी, दोनों छोर है आज के दिन। जी, ऐसे में अपन थोड़ा प्रकाश करें कि क्या स्थिति में कैसे उसको ऑब्जर्वेशन की स्थिति में लाएं। समाधान तो एकदम सिंपल है। अगर माता पिता, मेरी दृष्टि में तो सभी निर्णय, अभी आता ही हूँ मैं उस पर, परिवार का सामूहिक निर्णय होने की ज़रूरत है। तो अगर माता पिता की सहमति नहीं ली जा रही है तो मेरी दृष्टि में तो लिया जाना बनता है, और अगर बच्चे की सहमति नहीं ली जा रही है तो मेरी दृष्टि में वो भी लिया जाना बनता है। अब इसमें क्या किया जाए? माता पिता अगर निर्णय नहीं ले रहे हैं, मतलब सहमति नहीं ले रहे हैं बच्चे से, तो माता पिता से बात होने की ज़रूरत है। बच्चे सहमति नहीं ले रहे हैं माता पिता से, तो बच्चे से बात होने की ज़रूरत है। यही कर सकते हैं, या तो कोई आप जाके करिए कि वो बच्चा खुद कर ले माता पिता से बात, ठीक है, किसी जगह पर तो करना ही पड़ेगा। अगर माता पिता बच्चे से सहमति नहीं ले रहे तो या तो बच्चा बात करे कि पापा मुझे मेरी सहमति की ज़रूरत लगती है, ठीक है, उसके जो भी उसके अपने रीजन्स होंगे वो प्लेस किया जा सकता है। या आप जाके बात करें कि भाई एक बार बेटे से पूछ लो, ठीक रहेगा, ज़िंदगी तो उसको जीनी है। मुझे ऐसा लगता है भैया परंपरा में अभी तक ये चीज़ें इस स्थिति के नहीं आए हैं, उनको मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो अब आपका इसमें से स्ट्रेटजी निकलेगा कि वो मदद करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये स्ट्रेटजी निकलेगा। उसमें जो जो तरीके समझ में आए उसको करते रहा जाए। जी क्यों पीछे ये बता ही चुका हूँ पहले, लेकिन मैं फिर भी ध्यान दिला देता हूँ कि किसी भी जगह पर मैं बाध्य हूँ, मुझे करना पड़ रहा है के बदले मैंने चुना है, मैंने निर्णय लिया है, मैंने तय किया है, ये पहचानने की भी ज़रूरत है और बोलते समय प्रयोग करने की भी ज़रूरत है। तो आप बॉस हैं और मैं किसी गलत चीज़ पे साइन कर रहा हूँ, तो मेरा स्टेटमेंट ये नहीं होगा कि आप हमको बाध्य कर रहे हैं। मेरा स्टेटमेंट ये होगा कि मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया है और उसको बनाए बचाए रखने का निर्णय लिया है। नहीं तो अभी एक रेजिग्नेशन लीजिए, आप जिससे साइन कराना हो कराते रहिएगा। होता भी है लोगों का, होता भी है लोगों का। तो ये चॉइस है हमारे पास हमेशा, ये दिखना ज़रूरी है। दिखना ज़रूरी है जी। भैया मैं तो इसको ऐसे कहता हूँ, नो ऑफेंस टू एनीवन, कि आप टमाटर फेंकना शुरू कर देंगे हमारे ऊपर ना या अंडे फेंकना शुरू कर देंगे, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि नायक जी टमाटर और अंडे फेंक रहे हैं। मैं ये देखूंगा कि मैंने इस वर्कशॉप में भागीदारी करने का निर्णय लिया था। भाई कोई हमको गन पॉइंट पे थोड़ी उठा के लाए हैं आप लोग। गन पॉइंट पे भी जिसको उठा के लाते हैं ना, उसको जीवन पसंद है, नहीं तो आप ला नहीं सकते गन पॉइंट पे भी उठा के। कैसे लाइएगा? हम अगर मरने के लिए तैयार हैं तो आप गन पॉइंट पे भी नहीं ला सकते हैं। तो आप गन पॉइंट पे भी ले इसलिए पाते हैं क्योंकि मैंने जीने का चॉइस किया है, चूज किया है, नहीं तो नहीं ला सकते। आप नहीं ला सकते। लेकिन अंडा फेंका ही जाएगा, ये चीज़ भी तो पहले नहीं पता थी आपको। देखिए इसमें तो सूचना होने की ज़रूरत होती है। मुझे आज के दिन पिछले 5 सालों में अलग अलग घटनाओं ने तो हमको बता दिया है कि अंडे फेंके जाते हैं, जूते फेंके जाते हैं, स्याही फेंकी जाती है, ठीक है, थप्पड़ भी मार दिया जाता है। ये सब हमको पता लग गया है आज के दिन कि पब्लिक गैदरिंग में। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास नहीं हो तो थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत होगी।
मेरे पास तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से है कि पब्लिक गैदरिंग में जूते फेंके जाते हैं, टमाटर फेंके जाते हैं, अंडे फेंके जाते हैं, लेकिन वो जोड़ी से फेंके जाएं ताकि पहन सके। हाँ सही बात है। अगली बार कोई टमाटर फेंकेगा तो कहूँगा भाई साहब 1 किलो पैक करके दे देना, घर में सब्जी बन जाएगी, क्यों बेकार किया जाए। देना ही तो चाह रहे हो, टमाटर थोड़ा पैक करके दे दो। है ना, एकदम सिंपल है। अपमान की भावना को व्यक्त करने का एक तरीका है। हमारे अंदर जो अपमान आ जाता है ना, और उसके पीछे देखिएगा तो कोई ज़रूरत है उसकी। ये आप घर पे याद रख लेंगे ना तो बस आपका गर्व ठीक हो जाएगा, ये पक्का है। लेकिन उसको भी ऐसे नहीं शुरू करना होता है कि देखो तुम्हारी ज़रूरत ये है और तुम इसको गलत तरीके से पूरा कर रही हो, फिर झगड़ा हो जाएगा। उसका मतलब तो इतना ही है कि लोगों के मन में आपका इमेज खराब करना चाहते हैं। अगर खराब भाषा में कहूँ तो, अच्छी भाषा में कहूँ तो अपने सम्मान को बनाए बचाए रखना चाहते हैं। ठीक है। या कल मैंने आपसे कुछ कहा, या कल में आपने हमसे कुछ रिक्वेस्ट किया, मैंने नहीं किया। ठीक है। आज आप जाके हमारे पोस्टर पे स्याही पोत आए और उदाहरण ले रहे हैं। कल आपने कुछ कहा, मैंने नहीं किया, आज आप जाके हमारे पोस्टर पे स्याही पोत आए। तो मैं इसको ऐसे सुनता हूँ कि आप ये नहीं कह रहे हैं कि श्याम मैं तुमको अपमानित करना चाहता हूँ। मैं ऐसे सुनता हूँ कि आप कह रहे हैं श्याम कल जो वो काम मैंने कहा था ना, वो तुमको करना चाहिए था, और उसके पूरा नहीं होने से जो हमको कंट्रीब्यूशन की नीड थी आपकी, मैं ऐसे सुनता हूँ कि आपकी मुझसे योगदान की नीड पूरी नहीं हुई, इसलिए आप इरिटेटेड, एजिटेटेड। उस इरिटेशन और एजिटेशन के कारण ये जो योगदान की मेरी नीड नहीं पूरी हुई, उसके लिए आप कालिख पोत आए। उसमें समझने की मुख्य बात यह है कि कालिख आप पोत आएंगे हमारे ऊपर तो हम लौट के आपको योगदान करने का सोचेंगे कि और कम करेंगे। ये जो तरीका हम अपना लेते हैं ना कालिख पोतने का, वो हमारी ही नीड में बाधा बन जाता है। ये भी हमको नहीं पता चलता है कि आपका मुद्दा क्या था, हमारे पोस्टर पे कालिख पोतना या मैं आपको कंट्रीब्यूट करूं। ये वो तो खत्म ही हो जाएगा ना, वो पॉसिबिलिटी तो और कम होगी, बल्कि एक दुश्मन आपने पाल लिया। एनबीसी किया होगा तो नहीं होगी। नहीं, फिर आपकी कहानी के अनुसार काम करना पड़ेगा, साष्टांग हो जाना पड़ेगा। जो अभी आपने कहा वो पहचानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। दीदी कुछ कह रही है, माइक दे दीजिएगा प्लीज़। अच्छा सॉरी, आता हूँ दीदी। कभी कभी सर ऐसा भी तो होता है, जैसे किसी कोई रिश्ता घनिष्ठ होता है तो उससे वार्तालाप करते हैं तो 3-4 बार तो अपने अंदर से जजमेंट चला जाता है और वो और टोन में आ जाता है, तो उससे अपन इतने भावुक हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा वो इतने टोन में आता है, उससे 200 गुना अपन भावुक हो जाते हैं। तो कभी कभी वो तीसरी या चौथी बार जाता है, उसके बाद 5वीं बार एक ऐसी बात अपने से निकलती है, फिर वो बोलने लगता है हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा था। ये फिर अपने तरफ एक दोनों तरफ एक शांत जैसा माहौल बन जाता है। जैसे ही अगले को दिखता है कि आप बात ठीक से सुन रहे हैं ना, उसका टोन धीरे 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 नॉर्मल पे आ जाता है। शुरू कहीं से भी किया हो, कहीं से भी किया हो, उसको जैसे ही ये दिखता है कि सुनाई दे रहा है, टोन धीरे आ जाता है। क्योंकि आप इनसे ही पूछिए कि भाई ऊंची आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं, कहेगा सुन नहीं रहा है अगला तो क्या करें। वो तो ऐसा ही भाषा बोलेगा ना, बाध्य हूँ वाला, सुन नहीं रहा है अगला क्या करें, इन बहरे कानों को सुनाई नहीं देता है। आप देखे होंगे इन सेशंस में भी पहले दूसरे दिन और ज़्यादातर सेशंस में आता रहता है, बिना डांटे काम नहीं होता है, क्या करें डांटना पड़ता है। तो जैसे ही हम ठीक सुनना शुरू कर देते हैं ना, अगला नॉर्मल होना शुरू हो ही जाता है। तो शुरू कहीं से भी किया हो, आ जाएगा नॉर्मल पे, अपने आप ऑपोजिट से निकल जाता है जी। लड़ाई भी चल रही है तो भी अगर अपन अच्छे से सुनेंगे कि अपन सब प्रॉपर लड़ने के लिए ही है आया है, और अपन उसको सुनेंगे तो उनकी फिर भी टोन
तू डांट ना, जो तेरे को डांटती होगे वहाँ से शुरू कर, मैं अभी रिस्पॉन्ड करता हूँ, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। मतलब जैसे अगर कोई किसी मतलब किसी अदर मैटर कहानी बता के नहीं समझ में आएगा, तुम डांटना शुरू करो, मैं रिस्पॉन्ड करना शुरू करता हूँ, देखो अपने अंदर क्या हो रहा है, अभी ऑब्जर्व करना शुरू करो, उस रोल में आके सीरियसली डांटना शुरू करो। मैं 2 लाइन रिस्पॉन्ड करता हूँ, देखो कैसा लगता है, अभी पता चल जाएगा। इससे इतना ही पता चलता है कि सामने वाले को एक्सपर्ट होने की जरूरत है। हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि सामने वाला जोर से बोलता है, ये प्रॉब्लम है। मैं बार बार कह रहा हूँ वो उसके हाथ में है, मेरे हाथ में उसको फिल्टर करके सुनना है। आपका नॉइज जितना ज़्यादा, मेरा फिल्टर उतना बेहतर। यहाँ देखेंगे ना, ये जो माइक भी लगा रहता है ना यहाँ, इसके ऊपर ये लगा है फिल्टर के लिए, देख रहे हैं? इसमें बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर आते हैं आजकल जो नॉइज कैंसिल कर देते हैं। देखें, क्योंकि आपके पास चॉइस है लगाने का, और आप चॉइस ले रखे हैं कि अभी नहीं लगाना है, अभी तो पहले थोड़ी पहलवानी करनी है। ऐसा भी तो बोल सकते हैं प्योरिटी नहीं है उस संबंध की, प्योरिटी रख लेंगे तो। आप उसको जैसे भी कहिए, प्योरिटी नहीं है तो उसको इस कारण से गुस्सा हो रहा है, या हम नॉर्मल रह के उसको प्योर होने में काम करेंगे। मुद्दा यहाँ खड़ा है सारा। दीदी को माइक दे दीजिएगा, इसको सुन के फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है ना भैया, या तो 800 करोड़ लोगों का पहले योग्यता विकास करिए बिना अपना हुए। एक उपाय वो भी सोच सकते हैं कि 800 करोड़ लोगों का योग्यता विकास करें पहले बिना अपना हुए, जिसका मतलब उसको सुनना और बोलना दोनों ठीक आ जाए। दूसरा डिजाइन है कि मैं अपना ठीक कर लूँ, तो ये 800 करोड़ लोगों के साथ कहीं भी जी सकता हूँ। पहला डिजाइन है कि हमको बोलना सुनना नहीं आता, लेकिन ये 800 करोड़ लोगों को हम बोलना सुनना ठीक सिखा देंगे। अगर ऐसा सोचते हैं तो वैसे ही बात है कि कहते हैं ना, कभी कभी मैंने अपने दिल को यूं भी बहलाया है, जो बात खुद समझ में नहीं आई औरों को समझाया है। अब आपके साथ रहने का थोड़ा असर है नायक जी। तो ऐसे मन बहलाते रहते हैं जी हम लोग। वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, रुक के ये देखना जरूरी है कि उसमें मन बहलता नहीं है कुछ ज़्यादा, ना निष्कर्ष निकलते हैं। सर मेरा कंसर्न ये था कि हम टॉपिक तो कवर कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, लेकिन उतने ही नहीं कर रहे हैं। अब बस कल का दिन बचा है और जिज्ञासा बहुत है। ये जो हमें PDF मिला उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि अपन थोड़ा जो आपस का डिस्कशन है वो थोड़ा कम करके आपके पास जो ज्ञान है वो हमें दें, क्योंकि कल के बाद तो आप मिलेंगे नहीं, ना हम रुकेंगे। अब ये तो देखिए, इस पर जो मुझसे चूक हो गई, शुरू में ही सामूहिक सहमति से एक सिद्धांत बनने की ज़रूरत है। वो चूक मुझसे हो गई कि शुरू में ही सामूहिक सहमति से या आने के पहले ही एक सिद्धांत बनने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस पूरे को हम रन करेंगे। वो नहीं हो पाया तो अब जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। लर्निंग क्या है मेरी? लर्निंग ये है कि नेक्स्ट टाइम से हम उन पॉलिसीज़ को पहले से फिक्स कर सकें, साझा कर सकें, शेयर कर सकें। हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ताकि हम भी कुछ लर्न कर सकें उनसे। जी दीदी, कोशिश करते हैं। माइक हो सकता है कि पहले माइक। इसमें दीदी की बात पे मुझे याद आया कि इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि हम दूसरे की नीड को नहीं पहचान पा रहे हैं। उनका जो सवाल है कहीं ना कहीं वो उनकी नीड है। हाँ, अगर वो देखेंगे ना तो वही कह रहा हूँ मैं कि क्या होता है, सामूहिक प्रोग्राम में हमको सामूहिक नीड पहचानने की ज़रूरत होती है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप, बट क्या होता है कि सामूहिक प्रोग्राम में हमको सामूहिक नीड पहचानने की ज़रूरत होती है और वो पहले से क्लियर होता है। जैसे इस नाम से आपको कम से कम ये क्लियर हो गया होगा कि संवाद की कार्यशाला है, ठीक है। तो आप हमसे ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि मेरे घर में केले के पौधे में वृद्धि नहीं हो रही है, कौन सा रसायन डालें, पूछ रहे हैं।
वो भाई साहब नीमच वाले बैठे हैं अपने विश्वकर्मा जी, उनके यहाँ जाइएगा तो पूछिएगा कि भाई बांस की खेती कैसे ठीक से करें। हमसे पूछा आपने कभी कि भाई बांस की खेती कैसे करें? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि हमारी म्यूचुअल क्लैरिटी है कि भाई बांस की खेती सीखने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन नीमच जाएंगे तो उनसे ये नहीं पूछेंगे कि पत्नी के साथ बात ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें। वहाँ तो यही पूछेंगे कि भाई ये 1 एकड़ में जो आपने बांस लगाया है कितने साल में बड़ा होता है, किस किस तरह से उसको करेंगे। तो वो म्यूचुअल जगह जो है ना, नीड को आइडेंटिफाई करने का एक म्यूचुअल वो पहले होने की ज़रूरत है, और उसका प्रोसेस फिक्स होने की ज़रूरत है। नीड भी आइडेंटिफाई हो जाए, प्रोसेस भी आइडेंटिफाई हो जाए। तो ये बात सही है कि वो आपका खेत में बांस लगाना भी एक नीड है, ठीक है, व्यवहार ठीक होना भी एक नीड है। ऐसे ही जो सुविधा संवेदना में उलझ गया है, तो मैं इस सेशन में इस पर बिल्कुल बात नहीं किया कि अपनी सुविधा की आवश्यकता को कैसे पहचान सके, और संवेदनाओं में अगर उलझ गए हैं 20 तरह की, तो उसको कैसे संतुलित करें, किया है। लेकिन आप हमारी दूसरी कार्यशाला में मिलेंगे तो हो सकता है मैं उसी पर ठीक से बात करूं, उसी पर ठीक से बात करूं। तो वो पहले एक नोट क्लियर होने की ज़रूरत है दोनों, कि इसका उद्देश्य क्या है। आप आराम से आने के पहले देख सकते हैं कि वो आपकी नीड से मैच करता है कि नहीं। दूसरा इसका प्रोसेस, और आप आने के पहले आराम से देख सकते हैं कि ये प्रोसेस आपके लिए कन्वीनियंट है कि नहीं। तो मेरी लर्निंग तो ये है, मेरी लर्निंग तो ये है। और ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम में से हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है अपनी किसी उचित ज़रूरत को, अब मैं कहूँ तो अपनी किसी सार्वभौमिक ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास। क्लैरिटी नहीं होती हमारी आपस की, तो उसमें एक को लगता है ये सवाल महत्वपूर्ण है, दूसरे को लगता है नहीं है, तीसरे को लगता है ये बात तो अभी होनी ही चाहिए चर्चा, चौथे को लगता है नहीं है। तो समूह की वो पॉलिसी तय होने की ज़रूरत है। और मैं जो अपने लिए आखिरी अभ्यास करता हूँ ना, वो भी बता देता हूँ कि ये परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो ना, अगर हमको नहीं भी लग रही हो ठीक किसी भी जगह पर, हम हर बार ये पहचानते हैं कि दूसरे के व्यवहार को, परिस्थिति को हम अपने भाव का आधार बनाएंगे, या अपनी कोई समझदारी होगी इस समय जिसको हम अपने भाव का आधार बनाएंगे। अगर हमने परिस्थिति को, दूसरे को भाव का आधार बना के रखा है। और आपका नाम क्या है दीदी? किरण दी। अभी क्या होता है कि अभी हमको लगता है कि आप हल्ला कर रहे हैं इसलिए क्लास डिस्टर्ब हो रही है। उपाय क्या समझ में आता है? किरण दी को बाहर निकाल के खड़ा कर दो, ठीक है, ये उपाय समझ में आता है। हमको ये दिखने की ज़रूरत है कि पॉलिसी और सिस्टम को हम अगर ठीक करके चलते हैं ना, वहाँ वो क्लैरिटी होती है, तो ये जगह ही नहीं आता है। एक बात। दूसरा, ये जो किरण दी अभी कुछ कह रही हैं और मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, ये भी मैं देखता हूँ ना, तो मुझे ये समझ में आता है कि मेरे इस भाव को ठीक रखने का आधार हम अपनी समझदारी को बनाएंगे कि किरण दी के व्यवहार को बनाएंगे। और समाधान अगर हमने ये निकाला है कि किरण दी को बाहर कर देंगे, तो अगले दिन इस कुर्सी पर किरण दी तो नहीं होंगी। क्या नाम है भैया आपका? हाँ, बुरा नहीं मानिएगा, बलबीर जी होंगे, और वही कर रहे होंगे जो किरण दी कर रही हैं हमारे लिए। ये बात समझ में आती? मैं क्लास से लड़कों को तो हम निकालते ही रहते हैं, ख़त्म हुआ आज तक? वो नहीं ख़त्म होगा जी, नहीं ख़त्म होगा। लास्ट क्वेश्चन लेके हम आगे बढ़ेंगे। किन्हीं और का प्रश्न तो नहीं है? नहीं इमीडिएट? थैंक यू। शराबी व्यक्ति से कैसे संवाद स्थापित कर सकते हैं? दो उत्तर है मेरा। रोज रात को 11 बजे शराब पी करके आता है, गाली गलौज देता है और सुबह पैर छू लेता है। ये जो जगह है ना, अब आपने पूछ दिया है तो मैं 2-3 मिनट में पहले बात कर ही देता हूँ। आधे शराब पिए तो हम लोग सब हैं। होश किसको है जी? आपको होश था कि आप बोल रहे थे जोर से? नहीं था ना, तो आपसे थोड़ा कम होश है उसको, इतना ही बात है। तो दो में से एक उपाय होता है, या तो आपकी योग्यता इतनी अधिक हो कि आप उस समय भी बात कर सकें उस बहुत थोड़े होश के बावजूद भी, या दूसरा तरीका ये होता है कि थोड़ा नॉर्मल होश में आने देते हैं तब बात करते हैं। तो अगर आप बहुत चिल्ला के बोलना शुरू कर दिए और मुझे अभी नहीं आपको कूल करने आता है, तो मैं ब्रेक लूँगा, वो भी स्लाइड है आगे,
कि ऐसी स्थिति हो ही जाए तो क्या करें, ब्रेक लेना होता है। आप अभी हमारे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देंगे और मुझे मान लीजिए कूल करने नहीं आता है, ठीक है, शुरुआती दिनों में आपको नहीं आएगा। एकदम सिंपल लाइन कहनी होती है कि इस समय मैं असहज महसूस कर रहा हूँ और मैं हम दोनों के रिश्ते को बेहतर रखना चाहता हूँ, खराब करना नहीं चाहता हूँ, क्या शाम को बात करें? करिए ना शुरू, अभी पता चल जाएगा आपको। वो तो शराब ही पिए है सर। वही बता रहा हूँ, एक सेकेंड, अप्लाई करने को तो पकड़िए। दो में से एक बात कह रहा हूँ, या तो उतने कम होश में बात हो जाए, या सुबह तो शराब उतरेगी कि नहीं उतरेगी। रात को तो पैसा मांग रहा है, पैसा दो हमें अभी शराब पीने। हट जाइए, हट जाइए। पत्थर फेंकता है, गाली देता है, क्या करेंगे? कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए। प्रोटेक्टिव यूज में जितना संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है थप्पड़ मारने का या किसका, वो आप पता करिएगा, मुझे नहीं पता, उसको यूज करिए भाई। इसमें मना ही क्या है जी? संविधान ने जितना अधिकार आपको दे रखा है, मुझे नहीं पता कितना दे रखा है, हाथ पकड़ने का दे रखा है कि थप्पड़ मारने का दे रखा है कि गला दबा देने का भी दे रखा है। जो दे रखा है अधिकार उसी का तो प्रयोग करेंगे जी। यहाँ संवाद क्या करेगा? दूसरा प्रयोग ये कौन हो सकता है भैया? अगर 2 थप्पड़ मार दो तो उसकी भी उतर जाती है। अधिकार दे रखा हो संविधान ने तो, नहीं तो आप जेल में मिलेंगे सुबह। वो जो आप सोच रहे हैं ना थाना पुलिस, वो फोन लगाएगा, उसकी पत्नी फोन लगाएगी। बिल्कुल सही बात है राइट। सुबह होने के पहले जेल में मिलेंगे। ये सही बात तो है ही जी। नायक जी कुछ कह रहे थे, इनका उत्तर सुन लें और फिर आगे बढ़ेंगे हम इस पर। हमारे यहाँ नायक जी को बहुत एक्सपीरियंस है शराब उतारने का। नहीं, ये सही बात है। वही मैं तो समझ गया ना, आप तो जैसा झाबुआ का कहानी बता रहे थे कि भाई इतनी छोटी बात पे मर्डर हो जाता है, मुझे तो होश में कौन मर्डर करेगा? मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है भैया कि मैं जब बीओ में था तो मुझे निरीक्षण पर जाना होता था, तो कई टीचर्स पिए हुए मिलते थे स्कूल में, और वो ऐसे बोलते थे कि आओ साहब, आओ बैठो, लाओ साहब के लिए खाना बनाओ। यानी शराबी व्यक्ति मेरी दृष्टि में एक शराबी की डिमांड करता है कि मेरे जैसा और कोई बन जाए, और जो 2 शराबी मिलते हैं तो पूरी सरकार का चित्रण करते हैं कि हम कलेक्टर है, हम जिला का वो है। यानी खूब वो ऐसी बातें बताते हैं जैसे उनके अंदर कोई दूसरी बातें है ही नहीं। वो अपने मतलब ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर है। उनके सामने केवल बैठो, वो जो बोले हाँ करते रहो, शांत हो जाओ। वो बोल 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 करके उस पर कभी भी उसके रेजिस्ट नहीं करना, न विरोध करना, शांत बैठे। मैंने ऐसे प्रयोग किए हैं, और वो शांत होने के बाद में फिर घंटे 1.5 घंटे तक एक दूसरे व्यक्ति को हम इशारे से बुलाते हैं कि इनके पास तुम बैठो, और फिर हम उस जगह को छोड़ देते हैं। दूसरे दिन वो कायदे से आता है, सर माफ़ी कर देना, मेरे घर में परेशानी थी इसलिए मैंने थोड़ी ले ली थी, और इस तरह की पोजीशन आती है। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ना, वो रीजनल लेवल पर मैन टू मैन डिफ़र करती है कि कैसी सिचुएशन है, कौन व्यक्ति है, क्या पीड़ित अवस्था में घर से पीड़ित होकर के पिया है, या शौक से पिया है, या हैबिचुअल है, या डिप्रेशन में है, कौन सी सिचुएशन में ऐसा काम कर डाला। बहुत सारी चीज़ों में डिफ़र करता है, और ख़ास करके वो व्यक्ति अपने को भी पिलाना चाहता है। ऐसे मामले में मतलब स्ट्रेटेजी काम करती है। तो मुझे एनवीसी से तो काफ़ी, यानी इसके अंदर स्ट्रेटेजी नाम की चीज़ जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है सिचुएशन में। थैंक यू। एक इस स्लाइड में मुझे एक ही बात कहनी, जो फिर से ध्यान दिलाने की दृष्टि से, कि अगर कोई कहता है कि आप हमसे सम्मानपूर्वक नहीं बात कर रहे हो, ठीक, या तुम्हारा बोलने का तरीका हमको आहत कर रहा है, तो क्या करेंगे? अपने तरीके में सुधार करेंगे कि उसको कहेंगे आत्मीय संवाद की एक कार्यशाला करके आ जाओ? तुमको सुनना नहीं आता है, एक कार्यशाला करके आ जाओ आत्मीय संवाद की, घर ठीक हो जाएगा। ये जवाब हम उसको देने वाले हैं, ठीक है? या ये जो है
अपना बोलने की कला को ठीक करने वाले हैं। ये मुख्य बात है। हमारे कई वर्कशॉप्स ऐसे होते हैं जिसमें पति पत्नी दोनों आते हैं ना, घर लौट के दोनों एक दूसरे को बताते रहते हैं, देखो यहाँ तुमने सुनने में गलती कर दिया ना, देखो यहाँ तुमने बोलने में चूक कर दी ना, ठीक है, ऐसा बताते रहते हैं। उनको लगता है बढ़िया वर्कशॉप सीख के आए हैं और सहयोग कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिखता है कि अगले को ये लग रहा है कि तुम एक नया हथियार और लेके आ गए हो हमको पिन चुभोने के लिए, जिसकी बता रहे हो कि तुमने कार्यशाला भी की फिर भी तुमको सुनना नहीं आया, तुमने कार्यशाला कर ली फिर भी तुमको बोलना नहीं आया। और जब भी हम ये कह रहे होते हैं ना कि तुमको ठीक से बोलने नहीं आता है या सुनने नहीं आता, अगला साथ में ये भी सुन लेता है कि आप कह रहे हैं कि मैं तो सीख गया हूँ, मैं तो सीख गई हूँ, तुम कब सीखोगे। तो उसको सुनाई पड़ता है कि हम कह रहे हैं कि मैं तो समझदार हूँ, तुम कब तक नालायक बने रहोगे और कब तक मैं झेलूंगा या झेलूंगी तुमको। नहीं पी लेता है जी सर एनवीसी में ये बात तो है कि ये बहुत धैर्यता की जरूरत है सर, इमीडिएट रिलीफ नहीं आता है। उसकी भी स्लाइड है आगे। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, कब तक हम ठीक जीते रहे, कब तक ऐसा झेलते रहे, अक्सर सवाल आता है, कितने दिन, कहाँ तक, ठीक है, कब तक। हम कहते हैं कि हम एकदम सिंपल अपने से सवाल पूछें कि हमारे पास और बेहतर विकल्प क्या है, हो तो यूज कर लें, बेहतर विकल्प हो तो यूज कर लें। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बेहतर विकल्प हम विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को बनाए रखते हुए ही निकालते हैं, ना कि उसको तोड़ करके। अभी हम बेहतर विकल्प निकाल लेते हैं विश्वास, सम्मान, स्नेह के भाव को तोड़ करके, जिसको कहते हैं गुस्सा करना, नाराज़ होना, चाटा मारना, चीख के बोलना। इसमें हमने तरीके तो निकाले, लेकिन विश्वास, सम्मान, स्नेह के भाव को ही छोड़ दिया तो फिर कोई तरीका नहीं निकला ना जी। ये तो ऐसा है कि हम खुद भी ज़मीन पे खड़े थे, अभी कीचड़ में कूद पड़े, पहले से कूदा हुआ है, अब बढ़िया उसमें मल्लयुद्ध होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि कीचड़ में उतर के आप जीतें या हारें गैर महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप कीचड़ में सने रहेंगे इसकी गारंटी है। तो एक बार ये दिखना शुरू हो जाए कि अपमान, विरोध, क्रोध के साथ मेरे दुखी होने की गारंटी है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव के साथ ही मेरे तृप्तिपूर्वक जीने का रास्ता है, वो मेरे अपने तृप्तिपूर्वक जीने के लिए ज़रूरी है, तो हमको ऐसा जीने का मन बनता है, मन बनता है। तो ये दिखना ज़रूरी है कि ठीक जीना हम अपनी तृप्ति के लिए कर रहे हैं या दूसरों पर उपकार कर रहे हैं, ये सवाल पूछना ज़रूरी है। ये पहला मुद्दा समझ में आया। कई बार लोग, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, कठिनाई कुछ नहीं, बढ़िया। सेकेंड पॉइंट ये है कि कई बार लोग ये चीखना, चिल्लाना, डांटना, गुस्सा करना, नाराज़ होना, सजा देना, ये सब इसलिए भी करते हैं कि कहते हैं दूसरे को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, ठीक करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो सुधरेगा नहीं इसे। बच्चे को, माँ को बच्चे के लिए लगता है, बच्चा कहता है अभी हमको बड़ा होने दो फिर बताएंगे। पति को पत्नी के लिए लगता है, पत्नी को पति के लिए लगता है। टीचरों में भी बहुत जरूरत है, बच्चों को इस तरह से उपयोग किया जाता है टीचर के द्वारा कि मतलब वो बच्चे अपने आप को मतलब कहीं गुंजाइश नहीं रहती कि वो कहाँ जाए तो कहाँ जाए। उधर माँ बाप की मार खा खा करके इधर आते हैं और इधर टीचर भी जो उनके साथ में नहीं आता। मुझे ये सुनाई पड़ रहा है कि एक पेरेंटिंग के वर्कशॉप की ज़रूरत है। ज़रूरत है उसकी, दोनों साइड से। जी। पेरेंटिंग में दोनों लोगों को बुलाएंगे तब तो पेरेंटिंग होगा।
बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी। बढ़िया। तो ये जब दूसरी कठिनाई लगे ना, दूसरी बात जब लगे कि ये दूसरे के सुधार के लिए कर रहे हैं, तब ये 2 सवाल पूछिए कि जो तरीका हमने अभी अपनाया है, गुस्से का, विरोध का, डांट का, सजा का, थप्पड़ मारने का, जेल भेजने का, वो तरीके समस्याओं को हल कर रहे हैं कि और उलझा रहे हैं। कि हम जेल भेज देते हैं, बहुत बार देखिएगा जो लौट के आता है ना तो अपना एक गैंग बना के आता है। पहले तो अकेले अकेले कुछ कर रहा था, हाँ बोल रहे हो ना, है ना। आपके एक्सपेरिमेंट से हमारा निष्कर्ष वेरीफाई हो गया। तो ये दिखना जरूरी है कि तरीके उलझा रहे हैं। ये दिखेगा ना तो बेहतर उपायों की तलाश करेंगे, तलाश शुरू करेंगे। और जब उस पर काम करते हैं ना, तब दिखता है कि दूसरों में बदलाव या विकास का सबसे बेहतर तरीका यही है कि स्वयं ठीक रहते हुए दूसरों को ठीक ढंग से ध्यान दिलाया जाए। मेरे पास तो इससे बेहतर तरीका नहीं है दूसरों में बदलाव का। आप ही देखिए, आप चीख करके, चिल्ला करके, डांट करके कुछ भी कहते हैं, मैं आपको कहूँ, उससे आपको अपमानजनक टोन में कहूँ, विरोध करके कहूँ, घृणा करके कहूँ, नीचा दिखा के कहूँ, उससे आपको मेरी बात ठीक से पहुँचती है या सम्मान और स्नेह को बनाए रखते हुए कहता हूँ तब पहुँचती है? इतना सिंपल उत्तर है। तो ये जो नया तरीका है अपने जीने का ना, इसमें बढ़ना और रोज़ अपनी योग्यता का विकास करना ही समाधान की ओर बढ़ना है। अन्यथा तो हम सबको पता ही है जी। सर 98 में हमको ये तरीके नहीं पता थे, इसलिए कर दिया था हमने मैनेजमेंट, 6 महीने के लिए हो गया था मैनेजमेंट। ठीक बात, होता ही है जी। कल नई तरीके पता थे, यहाँ तक तो ठीक है। अभी हमने अपने सॉल्यूशन निकाला है इसी टॉपिक पे। एक पुराना कोट है, हम अभाव में दरिद्रता में पैदा हुए थे, इसमें हमारी गलती तो नहीं है, लेकिन अभाव और दरिद्रता में मर रहे हैं तो इसमें तो हम जिम्मेदार हैं जी, कि नहीं। तो अभी समय है, अवसर है, तो जब जागो तभी सवेरा है, उसको कर लिया जाए। इनफैक्ट इस पर काम करने जाएंगे ना तो दिखेगा, पुरानी जितनी पीड़ा अपनी हो पहले उससे हम फ्री होते हैं, फिर दूसरे को भी पीड़ा से फ्री होने में हम सहयोग कर पाते हैं। और वही व्यक्ति जो आपके लिए एक दिन पीड़ा में था, वही व्यक्ति दूसरे दिन फ्री हो जाता है, पीड़ा से फ्री हो जाता है। आप सामान्य अपने जीने के अनुभवों में भी देखे होंगे, एक्सपीरियंसेस में भी देखे होंगे इस बात को कि आप किसी से पीड़ित थे, कुछ बातों के सॉल्व होने से वो ठीक भी हो जाता है। छोटी छोटी पीड़ाओं में आपने देखा होगा, उससे ये तो समझ में आता है कि बड़ी बड़ी पीड़ाओं में भी वो संभव है, संभव है। इस पर कोई भी बात हो तो बताइए, पहले इस पर बात कर लें। माइक। मतलब सवाल नहीं है, पर जनरली ऐसा लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे सामने वाले ने मुझे महसूस करवाया उस सिचुएशन में, मैं भी उसको वैसा महसूस करवा दूँ। तो जो मतलब जैसे ही आपने कहा ना, दूसरा मुझे समझ सके, मेरी परिस्थितियों को समझ सके, हमको तुरंत ये नीड सुनाई देता है। आपका उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ मैं वाक्य बोलने भी इसलिए देता हूँ कि आपको तृप्ति हो जाए। तो सेंटेंस आप शुरू करते ना, प्रैक्टिस वो चीज़ होती है। और मेरी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है, आपने देखा होगा ना उस दिन बट मुँह से निकल रहा था। मैंने भी गिन के 5-6 दिन ही प्रैक्टिस किया है, लेकिन मेरी कई सारी प्रैक्टिस वर्कशॉप के दौरान ही होती रहती है। तो वर्कशॉप बहुत अवसर देता रहता है सब तरह के लिए। तो जैसे ही कहते हैं ना, थोड़ी प्रैक्टिस से इमीडिएटली नीड सुनाई देता है। प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो जैसे सामने वाले ने मुझे अपमान फील कराया तो मैं भी उसको वैसे ही अपमान फील करा दूँ तो न्याय हो जाए। तो वही ऐसे तरीके में तो वही उलझता है। वही तो जैसे ही अगर मेरे मन में ये आ रहा है कि प्रफुल्ल ने मेरा अपमान किया था, तो मैं भी उसको करके ऐसा उसको कहूँगा ताकि उसको पता चले। तो मैं अपने लिए तुरंत देख लेता हूँ कि मेरी नीड ये है कि प्रफुल्ल मुझे समझ सके। मेरी नीड ये नहीं है कि मैं प्रफुल्ल को अपमानित करूँ या थप्पड़ मारूँ। अगर मैं वहाँ हूँ तो मैं ऐसे देखूँगा कि मेरी नीड है कि प्रफुल्ल समझ सके।
मान लीजिए अभी तक हमको यही तरीका आता था कि उसको थप्पड़ माराएं। मैं एक सिंपल सवाल पूछूंगा कि ये प्रफुल्ल हमको समझ सके, इसका कोई और बेहतर तरीका हो सकता है क्या? मुझे तो एक बहुत सिंपल तरीका दिखता है कि मैं बता सकता हूँ कि प्रफुल्ल भाई ये ऑब्जर्वेशन कि जब बात के बीच में तुम मुझे 3 थप्पड़ कल मार दिए, ठीक है, मुझे पीड़ा महसूस हुई, मुझे तकलीफ़ हुई, मेरी शारीरिक सुरक्षा और सम्मान की ज़रूरत पूरी नहीं हुई, ये बताऊंगा तब बात ज़्यादा ठीक से पहुंचेगी, ठीक है? या आपका जो है 4 थप्पड़ मार दूं तब बात ठीक से पहुंचती है। देखिए ना चीज़ें उलझती कैसे हैं, एक के बाद एक हम दोनों तरफ से करते जाते हैं। 20 साल के बाद आपके पास एक लंबी लिस्ट होती है, श्याम ने क्या क्या ठीक नहीं किया, और एक लिस्ट मेरे पास होती है, प्रफुल्ल ने क्या क्या ठीक नहीं किया। पीढ़ियों से लिस्ट बन रही है जी, घरों में पीढ़ियों की लिस्ट है। इस पहले लाइन के बाद आपको थप्पड़ मारने का मन करेगा हमको लौट के, ये बताइए? उस समय तो नहीं करेगा ना, बात ठीक से पहुंच जाएगी ना। लेकिन मैं अगर कभी भी लौट के भी आपको 3 थप्पड़ मारने की सोचता हूं तो इस बात से तय नहीं होगा सही गलत से कि थप्पड़ कौन मार पाएगा, तय इस बात से होगा कि ताकत किसकी ज़्यादा है। और प्रफुल्ल भाई ताकत तो आपकी हमसे ज़्यादा है, हमको पहले पता है। और क्या, मैं तो नायक जी की ओर देखता हूँ, प्रफुल्ल की ओर देखता हूँ तो हमको याद रहता है कि वो तरीका नहीं अपनाना है, सही गलत नहीं तय होगा उससे, वो तो ताकत से तय होगा। मैं तो बस उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, बुरा नहीं मानना प्रफुल्ल भाई और नायक जी। नहीं जी, क्या होता है देखिए, कुछ उदाहरण से तो बात को करेंगे ही ना, ठीक है। उसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं वो संभावना के लिए खुला रहने की ज़रूरत तो है, ज़रूरत तो है। नहीं तो बिना उदाहरणों के आपको लगेगा सिद्धांत है। न्यूनतम मिनिमम स्थिति क्या होती है उसको अगर आप देखेंगे कि अपना ही मन बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो रुक जाएं, ब्रेक ले लें और सिंपल ये बात बताएं कि मैं अभी अपने को असहज महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपनी फीलिंग बताई, नीड बताऊँगा, मैं इस रिश्ते को बहुत वैल्यू देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तृप्ति से जीना चाहता हूँ। सच्चाई भी तो यही है ना, आदमी लड़ता भी तो इसीलिए है कि सुन तो ले। झगड़ा क्यों करते हैं घर में लोग? इसलिए तो करते हैं कि अगला थोड़ा ध्यान तो दे दे, रिश्ते थोड़े से तो बेहतर हो जाएं। तो भाई यही बात कह लो ना कि मैं अभी असहज महसूस कर रहा हूँ, मैं रिश्ते को थोड़ा बेहतर करना चाहता हूँ। शाम को लौट के बात करें, 2 दिन बाद बात करें, मन मेरा थोड़ा ठीक हो जाए तो बात करें। और असहजता शुरू हो ना, शुरुआती समय में ही इसको कर लेना बनता है। उसको रोक करके रखेंगे लंबे समय तक ना तो बस्ट कर जाएगा, फिर वो बस्ट कर जाएगा। फिर ये बात कहने भी जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। एक मिनट दीजिएगा हमको, थोड़ी सी कुछ बात कंटिन्यूएशन में कह रहा हूँ उसको पूरा कर लेता हूँ। तो ये मिनिमम जगह होता है कि हम वो ब्रेक करते हैं। इस जगह पे अगर हमारी पीड़ा बहुत बढ़ गई तो क्या करेंगे? पीछे जाके जो तरीके बताए थे, अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई को देखने का काम करेंगे कि वो व्यक्ति मुझे दुखी नहीं करना चाहता था, ठीक है। आवेश में आकर के अपनी किसी ज़रूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में वो ऊंचा बोल गया, ये देखता हूँ मैं। उसका शुभ वाला भाग, सही वाला भाग देखता हूँ मैं कि यार 20 दिन हमारे साथ ठीक भी तो जिया है, आज 21वें दिन हमको थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला, बट 20 दिन ठीक भी तो जिया है, पूरे दिन भर ठीक भी तो जिया। हमको दिखाई देता है कि ऐसा करते हुए वो स्वयं में पीड़ित है, दुखी है, परेशान है। मैं रुक करके उसकी नीड पहचानता हूँ, मुझे उसकी नीड सुनाई देती है कि अच्छा वो ये कह रहा था कि ये हमको चाहिए, मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, ये सुनाई देता है हमको। ऐसे ही अपनी तरफ से करने जाते हैं तो सेल्फ एम्पैथी के प्रोसेस में
हम जो जब इरिटेट हो रहे हैं तो हम ऐसे नहीं देखते कि उसने ऊंचा बोला इसलिए मैं इरिटेट हुआ। 20 मिनट की बात में 19 मिनट तक वही बोलता रहा या बोलती रही, मुझे नहीं बोलने दिया इसलिए मैं इरिटेट हुआ। हमको पहचानना होता है कि मेरी संवाद की ज़रूरत नहीं पूरी हुई, मेरी अपने को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं इरिटेट हुआ। तो दूसरे से शिकायत से हम फ्री होते हैं, अपने में स्थिर होते हैं, फिर देखते हैं कि अपनी बात को सटीकता से कैसे कहा जा सकता है। शाम में फिर बात हो सकती है, सुबह में फिर बात हो सकती है। ये भी तरीका होता है कि खुद नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, नहीं पता चल रहा है क्या कर रहे हैं ना, तो एक आदमी कम से कम जाने के पहले ढूंढ लीजिए ऐसा जिससे थोड़ी बात कर सके। तो अभी आप अकेले अपने प्रॉब्लम को ढूंढने का काम करते हैं, सॉल्व करने का काम करते हैं। एक व्यक्ति अगर मिल जाएगा ना तो आपको हेल्प हो जाएगा अपने कूल होने में भी, क्योंकि बात जब आप करते हैं और अगला एम्पैथी के साथ उसको सुन लेता है तो आपकी संवाद की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो घर वाले भले नहीं सुन रहे हों, एक आदमी यहाँ हो जो सुन लेता है तो हम कूल हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि साथ मिलकर के उपाय ढूंढते हैं। तो एक व्यक्ति उपाय ढूंढता है तो मुश्किल होता है, 2 लोग मिलकर उपाय ढूंढ रहे हैं तो आसानी से निकल जाता है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट हो सकते हैं। ऐसे किसी एक व्यक्ति को जानने के पहले हम ढूंढ सकें तो मदद हो जाएगी। ये बात पकड़ में आई? और उसकी ज़रूरत पड़ती है लंबे समय तक, लंबे समय मतलब 6 महीना, साल भर, 2 साल भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने 20 साल में, 40 साल में, 60 साल में ज़िंदगी को अलग अलग तरह से उलझाया है। तो 6 महीना, साल भर, 2 साल ज़रूरत पड़ती है उसकी। बढ़िया, नायक जी को माइक दे दीजिएगा, कुछ पूछ रहे हैं। भैया जी, ये देखा गया है और ये अच्छी तरह से देखा गया है कि बात स्टार्ट होती है किसी ज़रूरत को लेकर के, किताब, कापी, पेन, कपड़े, रोटी, खाना, ये फिजिकल चीज़ को लेकर के कोई बात स्टार्ट होती है और बात चली जाती है व्यवहार की प्रोसेस में और बात एंड होती है प्रतिष्ठा को लेकर के। बात जी जस्ट चाय को लेकर के ही हुई और ये निकल जाती है, वो चली जाती है इस बात पर कि घर में चलेगी किसकी, तुम्हारी कि मेरी। तो जो यानी ऐसा कोई मैंने कारण नहीं देखा है ज़्यादातर कि बिना किसी नीड्स के, यानी फिजिकल नीड्स है ना, ज़रूरत के, वो स्टार्ट वहाँ से होती है। जैसे चाय गिर गई, एक परिवार में मैं खुद बैठा था, वो चाय लाते लाते बच्चे ने बीच में से हाथ खींच लिया उस चाय को और चाय बच्चे के ऊपर ही गिर गई, तो उस बच्चे को पीट डाला। तो और फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, गरम गरम चाय थी। तो मुझे ये था कि उस बच्चे की क्या गलती है उसमें जो उसको पिटाई होगी। और दूसरी बात, वो तो ठीक है, जब हॉस्पिटल में ले गए तब हमने पूछा कि क्या हो गया। अरे बोले ये बच्चा समझता नहीं है। मैंने कहा किस बात के लिए? तो बोले हम जब चाय पी रहे थे दोनों पति पत्नी, तो ये बच्चे ने बीच में आके चाय हम कर खींच ली। हम नहीं चाहते हैं कि ये चाय पिए इस उम्र में, छोटे में। कैसे जस्टिफाई इसको देखेंगे? इस पूरे संवाद की प्रक्रिया में देखेंगे ना, तो हम ये ढूंढने का कोशिश नहीं कर रहे हैं कि गलती बच्चे की है कि गलती माँ बाप की है। अगर इस विधि से चलेंगे तो आप जब हम पे चीख चिल्ला रहे हैं, ठीक है, तो सामान्य भाषा तो यही बनेगी कि गलती आपकी है। मेरी तो गलती है नहीं, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा था, आपने चीखना शुरू कर दिया तो गलती आपकी है। ये मुद्दा सही गलत को ढूंढने का नहीं है कि मैं सही हूँ कि तुम सही हो, क्योंकि इसके तो सारे बहस का एक ही उत्तर है, मैं सही हूँ तुम गलत हो। ये जब भी आर्गुमेंट इस बात पर हो रहा हो ना कि कौन सही है कौन गलत है, मैं कहता हूँ मुझे किसी आर्गुमेंट को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आधा घंटा करो उसको कि 1 घंटा करो कि 1 मिनट करो, निष्कर्ष एकदम सिंपल है कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। वो शुरू करते ही मुझे सबसे पहले सुनाई दे देता है कि वो कह रहा है मैं सही हूँ तुम गलत हो। करना क्या होता है?
करना ये होता है कि इस परिस्थिति में मेरी सर्वोत्तम भागीदारी क्या हो सकती है। तो जब नायक जी ने चीखना चिल्लाना हमारे ऊपर शुरू कर दिया तो हम ऐसे नहीं देखते कि गलती नायक जी की है, मैं ऐसे देखता हूँ कि इसको सुनूँ कैसे, उनकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। क्योंकि मुझे ये दिखाई देता है कि अगर मैं भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो अगला तो कचरे में उतरा हुआ ही है, मैं भी उतर गया, या अगला तो इरिटेटेड परेशान और दुखी है ही, वो इरिटेशन परेशानी और दुख हम में भी आ जाएगा। तो आपने अपने अंदर आग लगा लिया और हमको भी जलाने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं सुरक्षित होकर के बचाने का काम करूँगा, बुझाने का काम करूँगा, या मैं भी दौड़ के लिपटूँगा, आ जाओ, थोड़ा तुमने तय किया है, थोड़ा मैं भी तय कर लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादा दूर लगेगा तुमको आने में। अप्रोच ये है। तो बच्चे की जगह से क्या करना होगा, जला है तो उसको ठीक करेगा, माँ बाप से जो आगे संवाद कर सकता है उसको करेगा। माँ बाप की जगह से भी वैसे ही दिखता है। और आगे से चाय देने जाना हो थोड़ा दूरी बना के रखे, खींच रहा हो थोड़ा संभाल के करे, जो भी सिचुएशन होगा आपका उसके हिसाब से आगे की स्ट्रेटजी सोची जाएगी कि क्या करें। जी प्लीज़। हो गया, बढ़िया। तो अब 15 मिनट का टाइम बचा है, तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि ये 15 मिनट प्रश्नों को हम एक बार के लिए रोक लेते हैं। प्रश्नों और कमेंट्स को, कुछ होगा तो पोस्ट लंच करेंगे। हम कुछ बातों को और थोड़ा पूरा कर देना चाहते हैं। ये पकड़ में आया? आता हूँ, 15 मिनट में तो यही हो सकता है। ये जो एंगर या गुस्सा है ना, उसमें ये बार बार पहचानने की ज़रूरत है। दो स्थिति होती है, एक हमको गुस्सा आ रहा है, एक अगले को गुस्सा आ रहा है। मैं पहले इसका बता देता हूँ कि अगले को गुस्सा आ रहा है तो क्या करें। सिद्धांत उतना ही यूज़ करेंगे हम तो सिर्फ अलग अलग केस लेकर के उसको कनेक्ट करना बता दे रहा हूँ, कनेक्ट करना बता दे रहा हूँ कि क्या करना होता है। तो जब अगले को गुस्सा आता है ना, ठीक है, तब तो आपको पता ही है एम्पैथी देनी होती है अगले को, उसकी नीड और फीलिंग को पहचानना होता है और पहचान करके उससे चर्चा शुरू करनी होती है। अगले को गुस्सा आया हुआ होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। जब हमको गुस्सा आने लगता है ना, तो पहली चीज़ ये होती है कि हम उस गुस्से के कारण के रूप में दूसरे को नहीं पहचानते हैं, अपनी किसी ज़रूरत को पहचानते हैं जो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम अपनी किसी ज़रूरत को पहचानते हैं कि ये पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके कारण गुस्सा आ रहा है। तो हम केंद्रित हो गए अपनी ज़रूरत पर केंद्रित हो गए, और फिर उस ज़रूरत को पूरा करने के उपायों पर हम सोचने का काम करते हैं। नहीं कर पा रहे हैं अपने गुस्से को नॉर्मल, ब्रेक ले लें। टेबल ख़राब करके जब उठते हैं ना, तो अगली बार बैठने में भी डर लगता है। लेकिन आपने अपनी तरफ से टेबल ख़राब नहीं किया है तो अगली बार अगले को बैठने का कॉन्फिडेंस रहता है। तो 2 इंच 4 इंच आगे बढ़ सके बात बहुत अच्छी बात है, उसको रिकॉग्नाइज करें, एप्रिशिएट करें, अगली बार बैठें। एक दिन में ही हर हल हो जाएगा ये उम्मीद भी तो ठीक नहीं है ना, उम्मीद भी तो ठीक नहीं है। तो मिनिमम स्टेप ये होता है कि ब्रेक ले लें, उसके बीच में किसी विधि से दूसरे को बात करके, सेल्फ एम्पैथी से, वास्तविकता पर ध्यान दे करके, नीड फीलिंग को पहचान करके अपने को ठीक करें और फिर बात शुरू करें। ये जो बात लिखी है ना नीचे, ये समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब कभी आपको गुस्सा आता है ना, आप देखिएगा सारा विचार इस बात पर चलता है, उसने ये ठीक नहीं किया, उसने ये ठीक नहीं किया, उसने ये ठीक नहीं किया, वो ये ठीक नहीं कर रहा है, उसकी ये लिस्ट है। 10 साल पुराना झगड़ा हो और आप जब बात करने शुरू करने जाएंगे ना, अगला ऐसे ही बोलेगा, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक नहीं किया, मेरे साथ ये अन्याय हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ऐसा सारा एक ब्लेम का लिस्ट होता है।
तो अपने लिए दूसरा तो जब बोलेगा तो उसकी नीड फीलिंग सुन के हम बताते चले जाएंगे। अपने मन में जब ये चलना शुरू हो जाए तो अपनी नीड फीलिंग पर शिफ्ट होने का एक सामान्य लैंग्वेज है कि दूसरा क्या ठीक नहीं कर रहा है के बदले हमको ये पूछने की ज़रूरत होती है कि मुझे क्या चाहिए और इसको पूरा करने के क्या क्या तरीके मेरे पास उपलब्ध हैं। तो तुमने खाना नहीं बनाया, तुमने झाड़ू नहीं लगाया, तुमने कपड़े साफ नहीं किए, इसको देखने के बदले ये देखना होता है कि मुझे साफ कपड़े की ज़रूरत है, मुझे झाड़ू लगे स्वच्छ कमरे की ज़रूरत है, मुझे भोजन की ज़रूरत है। एक बार ध्यान आ गया ना कि भोजन की ज़रूरत है, उपाय निकल जाएगा, उपाय निकल जाएगा। 10 तरीके हो सकते हैं। बहुत एलाबोरेटेड नहीं आ रहा हो, खिचड़ी बना के खा लेंगे, ऑफिस चले ही जाएंगे। जिस दिन नाराज़ होते हैं पत्नी से और कुछ खाना बनाने नहीं आता हो ना, अहंकार में या तो बाहर खा लेते हैं या खिचड़ी बना के काम चला लेते हैं। और खिचड़ी बनाते हुए मन ही मन यही सोच रहे होते हैं कि एक बार पत्नी आके बात कर ले, खाना बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो एरोगेंस है जो ये बात बोलने नहीं देता है। पत्नी आती भी है तो हटो हम बना लेंगे खुद, लेकिन अंदर मन कह रहा होता है यार एक बार और कहो ना तो हट जाएंगे हम। तो या तो सुनने वाले को इतना बढ़िया आना चाहिए कि जब आप उसको कह रहे हैं कि नहीं हटो हम बना लेंगे, तो बेसिकली आप कह रहे हैं एक बार और कहो ना प्लीज़। आप लोगों को सीख देख करके जी, आपके पास एक अनुभव है, मेरे पास हर वर्कशॉप में 75 होते जी। आपको एक घर की पता है जी, मुझे तो कम से कम 500 का पता है। आदमी एक ही जैसा है जी, कहीं भी कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। लोग सब जगह एक जैसे हैं, इसलिए कोई एक अच्छे को ढूंढ करके जो आपको अच्छा लगता हो ना, एम्पैथी बड़ी बना लीजिए। उसके घर का भी वही हालत है जो आपके घर का है। कुछ अलग कथा नहीं है कहीं, सब कथा ही लोग सब एक जैसे हैं, कथा भी एक जैसे समस्या है कि लोग एक जैसे हैं, समस्या भी एक जैसी। जी जी जी। प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, ऐसा लग रहा है जी जी। तो जितना कहा वो सबको मैं रिपीट कर देता हूँ। विचारों में उलझने के बदले अपनी तथा दूसरे की भावनाओं पर केंद्रित होना है। गलती ये होती है कि गुस्सा के साथ सामान्यतः हमारा ध्यान दूसरे को सबक सिखाने पर केंद्रित हो जाता है, ना कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने पर। सर 2 बजे के बाद मिलेंगे। जो दूसरा अभी गुस्से में है, सुनने के योग्य नहीं है, अभी सुन नहीं पा रहा है, उसको भी ठीक से एम्पैथी देते हैं, उसकी नीड और फीलिंग पहचानते हैं, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है और वो हमको सुनने योग्य हो जाता है। तो वही जो साइकिल चल नहीं रही थी, पहिए का थोड़ा नट बोल्ट ठीक कर देते हैं, फिर से चलने लायक हो जाता है। तो अगला अभी इस स्थिति में नहीं है कि सुन सके, थोड़ा एम्पैथी देना होता है, उसकी नीड और फीलिंग को पहचान करके बता देना होता है। 2-4 राउंड काम करने से वो नॉर्मल हो जाता है, फिर सुनना शुरू कर देता है, फिर आप बोल सकते हैं आराम से। ज़रूरतों पर केंद्रित होने से ना ये दिखाई देता है कि वो भी मेरे जैसा ही मनुष्य है, मनुष्य है। और इसको सीधा अपराधी और बलात्कारी से देखने से शुरू करने के बदले घर के लोगों से शुरू करें ना, ऑफिस के लोगों से शुरू करें ना, रोड पर चलते हुए सामान्य लोगों के साथ फिर देखें ना। ऐसा धीरे धीरे उसको विस्तार करेंगे ना, तो हो सकता है कि एक दिन उस कठिन से कठिन अपराध करने वाले के लिए भी आपको संभावना दिखने लगे, तभी आप उसके ठीक होने में कुछ काम कर सकते हैं। जिसके लिए भी आपको संभावना ही नहीं दिखती है कि इसका कुछ हो सकता है, उसके लिए मन में एक ही बात आती है, फांसी। सज़ा भी नहीं काम करेगा, क्योंकि सज़ा का भी तो मतलब यही है कि आप उसको 2 साल के लिए डिले कर दी, कि अच्छा आज थप्पड़ नहीं मारो, 2 साल बाद आके मार लेना। वो कहानी बचपन में पढ़ते थे ना, गाय जा रही थी,
शेर ने उसको खाने के लिए पकड़ लिया। उसने कहा मैं बच्चे को दूध पिलाने जा रही हूँ, जाने दे दो, कल लौट के आऊँगी तब खा लेना। ये तो सारे सज़ा में अगर हमको सुधार की संभावना नहीं दिख रही अगले में, तो इतना ही तो मतलब होगा 3 साल की सज़ा का कि अच्छा ठीक है आज गोली मत मारो, 3 साल बाद आके मार लेना। आज थप्पड़ नहीं मारो, 3 साल बाद जब आओगे ना और ये गुस्सा थोड़ा बढ़ा रहेगा तो जोर से 2 मारना। ठीक भी तो हो सकता है। वही ये संभावना दिखेगी कि ठीक हो सकता है, तभी तो हम कोई काम करेंगे उसके साथ। जिसको भी आप बड़े बड़े अपराध कह रहे हैं, किसी को संभावना दिखेगी कि ठीक हो सकता है तभी काम करेगा ना। मुझे संभावना नहीं दिखती कि ये पत्थर समझ सकते हैं, ठीक है, मैं कभी ये नहीं करता हूँ कि 75 पत्थरों को ऐसे इकट्ठा कर लूँ और बोलना शुरू करूँ, अच्छा आज आत्मीय संवाद की कार्यशाला शुरू कर रहे हैं। करेंगे? बच्चा खेल तो सकता है ऐसे 75 पत्थर इकट्ठा करके, हम तो नहीं कर सकते। तो जब संभावना नहीं दिखेगी तो काम कैसे करेंगे उस पर? लेकिन एक ही बार आप वहाँ देखने के बदले परिवार से देखना शुरू करें, ऑफिस में देखना शुरू करें, रिश्ते मित्रों में देखना शुरू करें, धीरे धीरे रोड पर चलते हुए सामान्य लोगों के साथ देखना शुरू करें, फिर थोड़े अपराध वालों के साथ शुरू करें, सबसे लास्ट में उसके लिए शुरू करें जिसको फांसी की सज़ा मिलती है। दीदी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा देर पूरा कर लेते हैं फिर आते प्रश्न पर। ज़रूरतों पर जब हम केंद्रित होते हैं ना, तब दिखाई देता है कि अगला भी उसकी ज़रूरतें भी मेरे जैसी ही, और इस रूप में वो भी मेरे जैसा मनुष्य ही है। फ़र्क इतना ही है कि ज़रूरत को पूरा करने का तरीका उसने गलत बना लिया है। तो जब मैं चोरी करते हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि समृद्धि मेरी भी ज़रूरत, समृद्धि आपकी भी ज़रूरत, उस चोर की भी ज़रूरत। फ़र्क इतना है कि मैंने समृद्धि के लिए किसी व्यवसाय को, किसी नौकरी को, किसी क्रियाकलाप को चुना है और उसने उसके लिए दूसरों के पॉकेट से पैसा निकालने के डिज़ाइन को चुन लिया। जब मैं बाज़ार जाता हूँ और आप हमको पैसा लेकर के सामान कम दे देते हैं, ठग लेते हैं जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, तो मुझे ये दिखाई देता है कि मैंने अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कानूनन तरीके को अपनाया है, आपने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैर कानूनन तरीक़ों को अपना लिया है। ये दिखता है ना, तो संभावना होती है बात कर पाने की, बात कर पाने की, कि जो तरीका आपने अपना लिया है गैर कानूनन ढंग से पूरा करने का इस सुविधा की ज़रूरत को, उसमें 2 चीज़ पर ध्यान दिलाना होता है। इसको पकड़ लीजिए तो आपको कहीं भी डायलॉग समझ में आएगा कि कैसे किया जाता है। जब भी ये दिखता है कि गैर कानूनन तरीके से अगला अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और उस पर हमको डायलॉग करना हो, 2 चीज़ पर ध्यान दिलाना होता है। पहली चीज़ ये कि ऐसा करके उसकी सुविधा की ज़रूरत तो पूरी हो रही है, पर क्या क्या ज़रूरतें और नहीं पूरी हो रही। उदाहरण के लिए चोरी का सामान जब हम घर में ले आते हैं ना, जितने दिन तक वो सामान बिक करके बाहर ना चला जाए, हम आराम में रहते हैं कि बेचैन रहते हैं? ये दिखता है। आप कभी देखिए ना, बचपन में किसी का पेंसिल भी उठा के ले आए हों अपने घर में, ठीक, एक कोई ऐसा सामान ही खरीद के ले आए हैं माँ को बताए बिना, ठीक, वो रखा रहता है टेबल पर, आपको चिंता रहती है कि नहीं कि माँ देख लेगी तो थप्पड़ पड़ेगा। चॉकलेट खरीद के लाते हैं ना, घर में बच्चा खाता रहता है ना, वो भी डर डर के खाता रहता है। दीदी कह रही है हाँ, तो उतने बड़े चोरी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मम्मा ने मना किया था आपको क्योंकि दांत खराब थे, और हम चॉकलेट ला करके खाना शुरू करते हैं। वो पूरे समय खाता भी रहता है, डरता भी रहता है कहीं नज़र न पड़ जाए मम्मी की, कोई CCTV लगाना हो पीछे। वो खाता रहता है, डरता रहता है। बच्चों को देखिए स्कूल में जब कुछ बात कर रहे होते हैं, दूर से देखता भी रहता है टीचर देख तो नहीं रहा है, डरता भी रहता है, मुड़ के ऐसे बात भी करता रहता है। तो ये ध्यान दिलाने की ज़रूरत होती है उसकी कि भाई तुम्हारी ये सुविधा की ज़रूरत तो पूरी हो गई कि घर में एक टीवी खरीद के ले आओगे, ठीक है, थोड़ा शराब पी लोगे, 2 सामान खरीद लोगे, एक हार ले लोगे, ये तुमको कितने देर सुकून दिया?
कितनी देर की शांति सुख मिली, और ये जो उसके पकड़े जाने का भय रहा तुमको, वो कितने देर तक रहा। ये बात पर ध्यान दिलाना होता है कि ये तरीका कितना तुम्हारी सुख शांति में सहयोगी है और कितना बाधक है। दूसरी भाषा में कहें तो कितना तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और कितनी ज़्यादा ज़रूरतों को बाधित कर रहा है। ये समझ में आया? ये प्रोच समझ में आया? नहीं हो तो इस पर माइक लेके इस बात पर सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये पार्ट 1 समझ में नहीं आया हो तो बस इतने पर प्रश्न कोई हो तो बता सकते कि क्या बात करनी होती है। तो पहला भाग ये है। जी किस पर? गुस्से पर? हाँ नहीं अभी रुकते ना, उसको तो पोस्ट लंच उस पर बात भी कर देंगे और उसका वो भी करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस। इसका पार्ट 2 ये समझना ज़रूरी है कि एक भाग तो हमने ये ध्यान दिलाया, दूसरे भाग में हम इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि और लोगों की कौन कौन सी ज़रूरतें इससे बाधित हो रही हैं। तो अगर आप चोरी कर रहे हैं तो मेरी समृद्धि की ज़रूरत बाधित हो रही है, मेरी परस्परता में सबके साथ विश्वास की ज़रूरत बाधित होती जाती है, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट तो ऐसे ही निकलता है जो मैंने कल भी कहा था कि बिहारी ऐसे होते हैं, बंगाली ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, पूर्वी लोग ऐसे होते हैं, पाश्चात्य लोग ऐसे होते हैं, वेस्टर्न्स ऐसे हैं, इंडियंस ऐसे हैं। आप जाइए ना अमेरिका में स्टैंडर्ड स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा, अमेरिकन ऐसे होते हैं, इंडियंस ऐसे होते हैं। यहाँ हैं तो बिहारी ऐसे होते हैं, मराठी ऐसे होते हैं, बंगाली ऐसे होते हैं, दिल्ली वाले ऐसे होते हैं, बम्बैया लोग ऐसे होते हैं, चलता रहता है। तो ये दिखना ज़रूरी होता है कि वो पूरी नहीं हो रही, दूसरे की कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। दीदी उस दिन दूसरों को छेड़ने वाले लोगों के लिए, लड़कों के लिए कह रही थी, ये दिखना ज़रूरी है कि हमारे घर की माता बहनों का सुरक्षा का ज़रूरत, सम्मान का ज़रूरत पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। इस पर ध्यान दिलाने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं दूसरों की। एक लाइन उसमें और जोड़ने की ज़रूरत होती है कि इन सब लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी जो बाहर के भी लोग हो सकते हैं, तुम्हारे परिवार के भी लोग हो सकते हैं, तुम्हारे निकट संबंधी और इष्ट मित्र भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ये करना सिर्फ तुम्ही को आता है। तो लौट करके तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है, और अगर ज़्यादातर लोग इसी स्थिति में हैं कि परेशान हैं, तो लौट लौट करके परेशानी तो हमको भी देने ही वाले हैं ना जी। अगर आप 75 लोग यहाँ बैठ करके बोर होंगे तो किसी न किसी विधि से तो हमको भी हिसाब लगाएंगे ही जी, लगाएंगे ही। उसका कोई भी तरीका हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बाहर निकल के आप पिटाई कर दें, ये भी हो सकता है गोली मार दें। आजकल सब हो रहा है जी, आजकल बच्चे टीचर को गोली मार दे रहे हैं, हो रहा है, सब हो रहा है। तो इतना काम करना होता है, इतना काम करना होता है। 1:04 हो रहा है, हम ब्रेक कर लेते हैं। हाँ 1 सेकेंड, 2 बजे हम लौटेंगे, तब फिर हम बाकी प्रश्नों पर बात करेंगे। सत्यप्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, उसको सुन लेते हैं। एक सूचना देना था कि हम लोग भोजन जाने के पहले जो स्टेप्स है ना बाहर पेड़ के नीचे, वहाँ ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मिलेंगे। पहले ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे, फिर भोजन के लिए आएंगे। नमस्ते।